हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। चैप्टर का नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए थे जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चैप्टर आपका अच्छा है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। जैसे हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी सारे अच्छे टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर में कवर होते हैं। एक बात और जो हमने डिस्कस की थी कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपका जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है वो कंप्लीट आप लोग एक बार कर लेंगे, तब आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी रिप्रोडक्शन में क्या कहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, चलो। तो आपने देखा होगा सीक्वेंस में आपको ऐसे ही दिया गया है आपकी बुक में। पहले रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, देन आपके पास एडोलेसेंस वाला चैप्टर आता है। तो एक बार जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहला तो यही है कि एक किशोर को, एक एडोलेसेंस को अपने भोजन में किस प्रकार का भोजन सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आया है, जिसमें चपाती है, दाल है, वेजिटेबल है। तो ज़रूरी नहीं है कि यही सेम ऑप्शंस आपके पास आएंगे, ऑप्शंस और भी आपके पास आएंगे। बस आपको ये समझना है कि ऐसा फूड कंज्यूम करना है, ऐसा फूड लेना है जिसमें सारे ही पोषक तत्व हों, और जो क्या हो, घर का खाना जो हम कहते हैं, जिसमें आपने कहा कि कोई पैक्ड फूड ना हो, कोई ऐसा फूड ना हो कि जिसके साइड इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ताज़ा जो खाना होता है वो हो। देखो, अब दाल है, आपने कहा चपाती है या वेजिटेबल्स है, ये घर का खाना है। लेकिन क्या हो, अगर 2-3 दिन का बासी है और तब आपने खा लिया तो क्या होता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। तो हमें ये भी समझना है कि कौन सा फूड किस प्रकार का होता है। आपने कहा ताज़ा जो खाना होता है, घर का जो खाना होता है, जिसमें सारे ही पोषक तत्व शामिल होते हैं, ऐसा भोजन हमें अपने डेली रूटीन में क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। चलो, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन हमने काफ़ी बार सॉल्व कर लिए हैं, तो हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ अ वुमन लाइज बिटवीन हर डैश एंड मेनोपॉज। कि एक फीमेल जो है उसकी रिप्रोडक्टिव फेज उसकी लाइफ में कहाँ से कहाँ तक होता है। कहाँ तक होता है, मेनोपॉज तक होता है, लेकिन कहाँ से होता है, आपने कहा मेनार्क से होता है। इजी क्वेश्चन है। चलो, अब एक स्टेटमेंट हमारे पास आई थी जिसमें हमें कुछ चीज़ें समझाई गई थी। जैसे कि आपने कहा स्वेट ग्लैंड है, लाइवरी ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, 3 ग्रंथियां हैं, लेकिन ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डालती हैं, ब्लड में ऐड नहीं करती है। ग्लैंड्स या ग्रंथि का जहाँ भी नाम आएगा, इट मीन्स कि वो सिक्रीट कर रही हैं। ठीक है, तो आपने कहा कि लेकिन ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में नहीं डालती है। कौन सी ग्लैंड है, 3 ग्लैंड का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। दूसरी स्टेटमेंट कहती है कि इनके पास डक्ट नहीं होती है। तो हमने कहा कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आपका जो सही ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें कहा गया है कि ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ही सही है जो कहती है कि डायरेक्टली अपने ब्लड में नहीं, डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीशन को नहीं डालते, क्योंकि इनके पास डक्ट होती है। जबकि स्टेटमेंट नंबर 2 कहती है कि इनके पास डक्ट नहीं होती है। तो 2 जो स्टेटमेंट है वो गलत है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या आती है, सही आती है। चलो, ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, आपने कहा कि यहाँ पर आपसे पूछा गया कि जो मनुष्य की किडनी की सेल है, ठीक है, जो वृक्क की कोशिका है, उसमें लैंगिक जो गुणसूत्र हैं वो कितने होंगे। तो ऑप्शन है 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर एंड 4 पेयर। तो ऑप्शन हमारा क्या आता है, 1 आता है, 1 पेयर। कि हर एक सेल में हमारे पास जो लैंगिक गुणसूत्र आते हैं वो एक जोड़ी आते हैं। यहाँ पे लैंगिक गुणसूत्र या लिंग गुणसूत्र एक ही बात है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। आगे बढ़ो। और फीमेल गैमेट्स कैरीज डैश क्रोमोसोम। एक फीमेल गैमेट है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें जो क्रोमोसोम है वो कौन सा क्रोमोसोम है। तो 1Y है या 1X एंड 1Y है, 2X है यहाँ पे या 1X है। तो आपको समझाया गया था गैमेट के बारे में। गैमेट के बारे में हमेशा ध्यान रखना गैमेट के बारे में हमेशा ध्यान रखना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं हाफ। अब जैसे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं क्या है, जैसे कि 1Y है, या तो ये है, ठीक है, या तो ये है, ठीक है, या तो ये है, या ये है। 4 ऑप्शन हमें मिले हैं। ठीक है, हमने कहा कि जहाँ पर वाई की बात होगी हम मेल के बारे में बात कर रहे होंगे, ना कि फीमेल के बारे में। सेम यहाँ पर भी हम मेल के बारे में बात कर रहे होंगे। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट जाते हैं। तो ये हमारे ऑप्शन हट गए हैं। कौन से, जहाँ पर वाई आपको दिख रहा है, क्योंकि वाई किसकी बात करता है, मेल की बात करता है, फीमेल की बात नहीं करेगा। फीमेल में वाई क्रोमोसोम होता ही नहीं है।
अब बोला गया है कि ये दो जो हैं ये दोनों कंडीशन फीमेल में हो सकती हैं, लेकिन पूछा कहाँ पे गया है ये हमेशा ध्यान रखना। अगर बोला गया है अ फीमेल गैमीट, किसकी बात हो रही है? गैमीट की बात हो रही है, यानी कि युग्मक की बात अगर हो रही है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, इससे पहले एक और चीज समझो, ये जो स्टेट है ये 2n स्टेट है और ये जो स्टेट है ये n स्टेट है। 2n को हमने, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने बोला था 2n का मतलब होता है हैप्लॉइड और 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, ठीक है। हैप्लॉइड ये होगा, 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड का मतलब है यहाँ पे, डिप्लॉइड का मतलब है टोटल नंबर या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमने कहा कि डिप्लॉइड का मतलब है कि टोटल नंबर, जितने भी क्रोमोसोम है, टोटल जो क्रोमोसोम है उनकी संख्या, या फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। फुल और टोटल एक ही बात है। अगर हम एन की बात करें तो एन का मतलब यहाँ पर हमने कहा एन का मतलब होता है हैप्लॉइड। अच्छा हैप्लॉइड जो शब्द है उसी से लग रहा है कि ये फुल नंबर की बात नहीं करता है, बल्कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम की आधी संख्या को क्या करता है, ये इंडिकेट करता है। तो किसी भी फीमेल में जो 2n स्टेट है वो XX है, और अगर हैप्लॉइड स्टेट को मैं कहूँ तो वो X होगी, ठीक है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चैप्टर में जब पढ़ा था तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, क्या है XX, क्या है X, या क्या है 2n, क्या है n, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है युग्मक, तो जब भी युग्मक की बात होगी, ठीक है, जब भी यहाँ पे युग्मक की बात होगी तो युग्मक में हम हमेशा कहते हैं कि युग्मक कैसे होते हैं, एन होते हैं। एन का मतलब युग्मक होते हैं हैप्लॉइड, ठीक है। लेकिन अगर देखो सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा एक टर्म बस चेंज हो गया है। अब फीमेल, यहाँ पे बोला गया अ फीमेल गैमेट कैरीज डैश क्रोमोसोम, एक क्वेश्चन तो ये है, और एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सेम है, ठीक है, सेम है। अ फीमेल सेल carries dash dash chromosome, ठीक है। A female cell carries a dash chromosome, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? बस एक वर्ड का डिफरेंस है, यहाँ पर गैमीट है और यहाँ पर सेल है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। पहले में पूछा गया है कि एक जो फीमेल है उसके गैमेट, गैमेट का मतलब होता है युग्मक, उसके युग्मक में कितने क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। अच्छा कितने क्रोमोसोम होंगे मतलब इन ऑप्शंस में से बताना है, क्योंकि दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही हट गए हैं, तो सिर्फ दो ऑप्शन हमारे रह जाते हैं। इन दो ऑप्शन में से आपको बताना है कि एक फीमेल गैमेट जो है उसमें कितने युग्मक होंगे। और सेम इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट और आती है, अ फीमेल सेल कैरीज डैश क्रोमोसोम, एक फीमेल जो है उसकी जो सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम है। इसके लिए दोनों के लिए ये दोनों स्टेटमेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट आपको सेलेक्ट करना है कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा। पहले हम अपनी स्टेटमेंट की बात करते हैं। अगर गैमेट की बात की गई है तो हमने कहा गैमेट जो होते हैं वो एन होते हैं, और अगर यहाँ पर सेल की बात की जाए तो सेल जो होती है वो 2n होती है। अब बताओ, अब तो सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको बताया गया कि सेल 2n होती है और गैमीट n होता है। इट मीन्स कि आपका आंसर क्या होगा, युग्मक के लिए या गैमीट के लिए, सेल या कोशिका के लिए क्या होगा। एक बार सेलेक्ट कीजिए अपना आंसर। सिंपल सी चीजें देखो आपके सामने लिखा हुआ है। मैंने कहा कि जो गैमीट है वो n होता है, ठीक है, n। अच्छा यहाँ पे n का मतलब ये है, n का मतलब क्या होगा, x होगा। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, x होंगे। 2n का मतलब होता है ये,
2n का मतलब होता है ये, तो 2n में हमने कहा क्या होगा, XX होगा। अब आंसर देखो, ये जो स्टेटमेंट आती है फीमेल गैमेट्स कैरीज डैश क्रोमोसोम, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, X आएगा, यानी कि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट आपके पास आ जाए, अ फीमेल सेल्स कैरीज डैश क्रोमोसोम, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, ये वाला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा, 2X क्रोमोसोम, ठीक है। क्लियर है यहाँ पर? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब ये स्टेटमेंट आपको बताती है कि निम्नलिखित जो आपके पास यहाँ पे जो क्या है ऑप्शंस है, ठीक है, आपको ये पढ़ने हैं और आपको इमेज देखनी है। आपको बताने हैं कि ये जो आपके सिम्टम्स हैं ये किसकी कमी से होते हैं, कैल्शियम की कमी से होते हैं, आयरन की कमी से होते हैं, आयोडीन की कमी से होते हैं, या पोटेशियम की कमी से होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, सी है, यानी कि आयोडीन की कमी से होते हैं, ठीक है। चलो एक और हमारे पास क्वेश्चन आया था जो काफी लेंदी था यहाँ पर, अच्छा नहीं ये वाला लेंदी नहीं था, इसमें सिंपल सा बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर इन फीमेल एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी यानी कि किशोर अवस्था के दौरान फीमेल में क्या क्या चीजें होंगी, ओव्यूलेशन होगा, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, या ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स होगा। हमने कहा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड सारी ही जो स्टेटमेंट है वो क्या है, यहाँ पे प्यूबर्टी के साइन होती हैं किसी भी फीमेल में। चलो आगे बढ़ते हैं। HIV वायरस विल नॉट बी प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। HIV वायरस किसमें प्रेजेंट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर आया था, स्वेट यानी कि पसीने में नहीं होगा। प्यूबर्टी इन फीमेल बिगिन एट द एज ऑफ, कब होती है, 11 से 13 वर्ष की उम्र में शुरू होती है। हाँ ये आपका लेंदी क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया था, इससे रिलेटेड आपके काफी सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमने सॉल्व किए थे। देखो एक बार स्टेटमेंट पढ़ो, यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट पढ़ो। तो स्टेटमेंट में बोला गया है कि नीचे दी गई जानकारी निम्नलिखित में से किस हार्मोन को संदर्भित करती है, यानी कि आपको कुछ 3 पॉइंट्स दिए गए हैं और बताना है कि ये किस हार्मोन के बारे में बात करता है। तो पहला कहता है कि हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियां गुर्दे के ऊपर स्थित होती हैं, यानी कि ये जो हार्मोन है जिस ग्लैंड जिस ग्रंथि से स्रावित होता है वो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है वो ग्लैंड। दूसरा कहते हैं कि ये जो हार्मोन है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और तीसरा कहते हैं कि ये क्या करता है, रक्तचाप को बढ़ाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, बढ़ाता है। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारे पास सही आंसर आया था, ठीक है। और यही हमारे जो क्वेश्चन आंसर था उसका लास्ट क्वेश्चन था जो आपके प्रीवियस लेक्चर में था। अब यहाँ पर आंसर हमारे पास आ गया, दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो आपके किडनी के टॉप में प्रेजेंट होती है। एड्रेनलिन को हम इमरजेंसी हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही एड्रेनलिन सिक्रीट होगा वैसे ही कुछ चीजें होंगी, क्योंकि हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। आपको ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो आप तेजी से सांस लेंगे, आपके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। और आपने कहा कि ऑक्सीजन जो है वो जल्दी से आपके ब्लड में ऐड होगी, और ब्लड को जल्दी से जल्दी सेल में पहुंचाया जाए तो इसके लिए आपका जो हार्ट है वो बहुत जल्दी से क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, तो आपका हार्ट रेट जो है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा। आपका हार्ट रेट बढ़ेगा जब आपके ब्लड को बहुत जल्दी से पंप किया जाएगा, तो इस केस में अब क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है, आपका जो ब्लड का फ्लो होने का जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर का हाई होना कहते हैं। तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये भी हमने कह दिया है। ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर है, हमने कहा लिवर में स्टोर है, ठीक है। और यहाँ पर जो ग्लाइकोजन है वो फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमने समझी हैं। तो देखो इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस आते हैं, कुछ और हमने कहा कि हार्मोन्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में हमने बात की है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने बात की, जैसे इंसुलिन के बारे में हमने बात की है। तो देखो इंसुलिन के बारे में भी हमने जब हम पढ़ रहे थे एड्रेनलिन के फंक्शन को, इंसुलिन का क्या फंक्शन हमने देखा था, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ग्लूकागॉन जो है वो यहाँ पे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो कमांड जो है वो हमारी एड्रेनलिन जो यहाँ पे हार्मोन है वो क्या करेगा, यहाँ पे कमांड को देगा। क्लियर है? चलो बाकी बचे दो हमारे हार्मोन, फर्स्ट वन इज टेस्टोस्टेरोन एंड सेकंड वन इज प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन है उसे मेल हार्मोन कहते हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल में देखा गया है, जिसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और इसका जो फॉर्मेशन है या इसका जो सिक्रीशन है, फॉर्मेशन नहीं कहेंगे, इसका जो सिक्रीशन है या श्रावण है वो कब होता है? ओव्यूलेशन जब होगा तो तब यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का श्रावण होता है। इसका काम क्या है? जो यूट्रस की वॉल है, सबसे इनर वॉल जो होती है एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन करना, एंडोमेट्रियम को बनाना। ठीक है, चलो तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको बताना है कि यहाँ पर जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें जो कंपोजिशन है ब्लड के साथ साथ क्या क्या चीजें यहाँ पर होंगी। फर्स्ट वन इज एम्ब्रियो, सेकंड वन इज ओवम, थर्ड वन इज मेल गैमेट एंड लास्ट वन इज जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देखो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं फीमेल के बारे में। ठीक है, तो फीमेल में मेल गैमेट का कोई काम नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हमारा हट जाता है। ठीक है, हमारे पास आएंगे अब तीन ऑप्शन, एम्ब्रियो है, ओवम है एंड जाइगोट है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो जाइगोट का जो फॉर्मेशन होगा वो होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है? फ्रॉम जाइगोट। इसका जो डेवलपमेंट है ये इससे इसका जो फॉर्मेशन होगा वो किससे होगा? जाइगोट से होगा। यानी कि जाइगोट ही डेवलप हो करके, यानी कि जाइगोट ही डेवलप हो करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अच्छा फिर ओवम क्या है? तो ओवम को हम समझते हैं फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब देखो जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट फ्यूज होता है तो तब यहाँ पर क्या बनेगा? तब यहाँ पे जाइगोट बनेगा। ठीक है, यानी कि तब यहाँ पे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। ये क्या है? ये फर्टिलाइजेशन है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमने लिखा था, हमने यही तो लिखा था कि जाइगोट का फॉर्मेशन कब होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है तब जाकर के जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब क्या हुआ? देखो जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो अब जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनाएगा? एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अगर ये सारी प्रोसेस हो रही है, अगर आपने का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सब प्रोसेस में देखो मेंस्ट्रुएशन तो होगा ही नहीं अगर ये सब हुआ है तो, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली में क्या है? एंडोमेट्रियम टूट रही है। एंडोमेट्रियम अगर टूट गई है तो जो डेवलपिंग जाइगोट है या जो एम्ब्रियो है, डेवलपिंग जाइगोट बोलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन बाद में होता है। तो अगर यहाँ पे एंडोमेट्रियम टूट गई है तो जो डेवलपिंग जाइगोट है, ये जाइगोट जिससे कि पूरे फीटस का फॉर्मेशन होना है, तो आपने कहा कि इसके लिए जो फूड है वो कहाँ से आएगा, या आपने कहा कि इसके लिए जो स्पेस है, देखो जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए एंडोमेट्रियम का बने रहना इंपॉर्टेंट है, ये बात को आप समझो। ठीक है, इनिशियल जो टाइम पीरियड होता है तो वहां पर एंडोमेट्रियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो एंडोमेट्रियम को टूटने नहीं देना है, एंडोमेट्रियम बनी रहेगी। एंडोमेट्रियम बनी रहेगी इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के दौरान ब्लड के साथ और कौन कौन से कंपोनेंट्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स कि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है तो हमने ये समझा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ठीक है, इट मीन्स कि जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, इट मीन्स कि जाइगोट का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखो जाइगोट एंड एम्ब्रियो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये आपके तब आते हैं जब फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन हमने कहा कि अगर मेंस्ट्रुएशन हो रही है इट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं है। तो इस केस में आपने कहा ऑप्शन नंबर सी वैसे ही हमारा आंसर नहीं होगा। इस केस में हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओवम। आपने कहा कि यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है उसका कोई काम नहीं है, अब फीमेल गैमेट का काम है फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है तो फीमेल गैमेट का कोई काम नहीं है, वो फीमेल बॉडी से रिमूव हो जाती है अलोंग विद ब्लड एंड सम वेसल्स। ठीक है, और टिश्यूज। और आपने कहा कि यहाँ पर क्या होगा अब, क्योंकि हर मंथ में नए जो गैमेट है उनका फॉर्मेशन होता है तो इसलिए भी जो गैमेट है वो यहाँ से क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं। चलो
अपना जो एक आंसर है उसे आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, रीड कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, द टाइम पीरियड व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड। अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने कहा वो टाइम पीरियड, वो समय जहाँ पे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिससे कि रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, ठीक है, प्रजनन परिपक्वता जहाँ पर आती है, उसको क्या कहते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, ठीक है। चलो ऑप्शन क्या है, आपने कहा उसको ग्रोथ हम कहेंगे, आपने कहा कि उसे हम सेंसेशन कहेंगे, या डेवलपमेंट कहेंगे, या एडोलसेंस कहेंगे। तो कोई ऑप्शन आपके अच्छे हैं, इजी हैं, आप बहुत इजीली यहाँ पर अपना जो आंसर है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बार पढ़ो। देखो इजी है, चैप्टर का नाम ही आपका ये है जिसमें हम बात कर रहे हैं एडोलसेंस के बारे में। एक्सप्लेनेशन क्या है आपका, देखो आपने कहा एडोलसेंस इज द इंटरमीडिएट ग्रोइंग स्टेज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ये दोनों, आपका जो चाइल्डहुड है और आपके जो अडल्टहुड है उसके बीच की जो स्टेजेस को हम एडोलसेंस कहते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस द बॉडी अंडरगोज मैनी फिजियोलॉजिकल चेंजेस एंड अटेन्स अ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। दिस पीरियड वेराइज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी कि किशोरावस्था बचपन और वयस्कता के बीच की मध्यवर्ती बढ़ती अवस्था है। किशोरावस्था के दौरान शरीर कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से गुजरता है जिसमें प्रजनन परिपक्वता प्राप्त करता है, और ये अवधि जो है व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है, ठीक है। व्यक्ति दर व्यक्ति अलग अलग होती है। 11 से 13 वर्ष हमने कही है, तो डिपेंड करता है, किसी में 11, 12 या 13 वर्ष की उम्र में जो किशोर अवस्था है वो यहाँ पर देखी जाती है। आगे बढ़ते हैं। आपने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कॉज एड्स। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस एड्स कॉज करता है। H1N1 वायरस होता है, जीका वायरस होता है, HIV वायरस होता है, या राइनो वायरस होता है। देखो ऑप्शन नंबर सी आपका इजी आंसर आएगा, ठीक है, जिसमें बोला गया है एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, यानी कि HIV, ठीक है। HIV passes from an infected person to a normal person through a sexual contact, sharing a syringe and breastfeeding etc. तो ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था एड्स और HIV वायरस के बारे में। आपको देखो ये जो आपकी अदर ऑप्शन है जिसमें H1N1 वायरस की बात की गई है, जीका वायरस की बात की गई है, और राइनो वायरस की बात की गई है, आप इनके बारे में पढ़ के लेकर के आएंगे कि इनसे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कौन सी बीमारियां इनसे यहाँ पर होती हैं, ठीक है। चलो एक बार अपना जो क्वेश्चन है उसको पढ़ भी लेंगे आप, और होमवर्क आप नोट कर लेंगे। चलिए तो इसी के साथ हमारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है। अब देखो एक एक बार आपने सारे जो चैप्टर हैं वो रिवाइज कर लिए हैं। पहला जो चैप्टर है वो हमने रिवाइज नहीं किया है, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की हमने बात की है, तो ये चैप्टर आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आप यहाँ पे कवर कर लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टॉपिक बता सकते हैं, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, हम वहाँ पर रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फू। ये चैप्टर हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, रिवाइज करना है। यहाँ पर ये चैप्टर भी आपका इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आगे भी आप यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा आपको पढ़ के क्या लेकर के आना है, देखो टॉपिक आपको सारे रिवाइज करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे अलग होते हैं और जो जीव हैं उनसे, उनके क्या क्या फीचर्स यहाँ पर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन आप करेंगे कि कौन कौन सी क्लासेस होती है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख करके लेकर के आएंगे, जैसे बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया, कितनी बैक्टीरिया को आप जानते हैं जिसमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया आपके पास आते हैं। ऐसे ही फंगस हमारे पास आएगी जिसमें हम बात करेंगे जो बेनिफिशियल फंगस कुछ हमारे पास आती हैं जिनको आप फूड में यहाँ पे यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मशरूम है। दूसरा है अगर इंडस्ट्रियल हम देखें कि इम्पोर्टेंस क्या है तो ईस्ट की हम बात करते हैं। वैसे ही हमारे पास हार्मफुल जो फंगस है वो भी आती है, जैसे कि ब्रेड मोल्ड है।
तो ऐसे ही आप क्या करेंगे कि दोनों चीज़ें कि उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके एग्जाम्पल, उनके ड्रॉबैक्स क्या है उनके एग्जाम्पल आप करेंगे। ऐसे ही प्रोटोजोन्स आपके पास आएंगे और इन सब से अलग एक अलग ग्रुप आपके पास आता है जिसको हम वायरस कहते हैं। तो आपको ये देखना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस से कैसे डिफरेंट है, कैसे अलग हम उसे मानते हैं, क्या उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही इंक्लूड करते हैं या अलग इंक्लूड करते हैं, अलग करते हैं तो क्यों करते हैं। तो ये सारे टॉपिक आप लोग एक बार पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।